ओके सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 जेफ मधुरा की बुक से। ठीक है, जेफ मधुरा की बुक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसको जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर हमारा आ जाता है कौन सा, दैट इज अबाउट आवर मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मल्टी नेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, वहां पे मैंने आपको क्या कहा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ओवरव्यू दिया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। सेम अब जो है मैंने आपको ये चीज़ बताया कि वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, हम जो है मेन फोकस हमारा किसकी तरफ होगा। हमारा मेन फोकस होगा कि हमने किस तरीके से अपने कंपनीज को जो है लेकर जाना है बाहर, और जब हम बाहर चले जाते हैं तो एक या एक से ज़्यादा ममालिक की तरफ जब एक्सपेंड हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसको हम जो है पहले मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में आपको समझा दूं, एमएनसी उसको कहा जाता है। एब्रीवेशन आ जाती है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या करता है कि वो आपके पास जो है उनके बिजनेसेस जो हैं या ऑफिसेज डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो है उनका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं कि हमने जो है किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ठीक है, कि हमने जो है किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी है। सो अगर हम इसकी जो है सिंपल डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन हमें इसकी कहती है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारे पास क्या है। डेफिनेशन, एमएनसी is a corporation या corporate organization that owns and controls the production of goods and services in at least one country other than its home country। कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या करता है कि ओन करता है। ठीक है, क्या ओन करता है, अपने एसेट्स, अपना सिस्टम, अपना प्रोसीजर, अपनी कंपनी, और कंट्रोल करता है अपने प्रोडक्शन को। किस चीज की प्रोडक्शन को, गुड्स एंड सर्विसेज को, कि जो चीजें वो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज दे रहा है या वहां पे गुड्स एंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है, वो तमाम की तमाम चीजों का वो उस पर कंट्रोल रखेगा और वो सारी की सारी चीजें ओन करेगा। और कहां पे ओन करेगा, एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री, कि अपने मुल्क से बाहर कम से कम उसकी एक कंपनी या जो है एक जो है उसकी ब्रांच होगी। इसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कि वो जो है वहां पे जो है अपने एक से ज्यादा बिजनेसेस को ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा। तो जब वहां पे वो जो है एक से ज्यादा रेगुलेट करेगा तो हमने क्या कहा कि उसके जो है जो प्लान्स होंगे, जो उसके जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस होंगे, वो भी उसी के साथ साथ चेंज होते जाएंगे, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में उसने क्या करना है, सरवाइव करना है। तो जब उसको उस चीज के अंदर सरवाइव करना है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पहले पहले गोल्स को देखेगा। और अकॉर्डिंग टू वेन हॉर्न
ठीक हो गया। उसने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में आपको क्लियरली बताया हुआ है कि आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका क्या है, मेन गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना उसका मेन मकसद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्रीवियसली जब देखा तो वहां पे हमने कहा कि आप किस तरीके से डिसीजन करोगे, अपने फाइनेंसिंग डिसीजन को देखोगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखोगे, आप जो है क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की कोशिश करोगे। तो जब आप इन तमाम चीजों को देखते हो तो उन सब का एंड रिजल्ट क्या होगा, आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करोगे। तो इसी शेयर होल्डर के जो हम कहते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने करनी है, यही गोल हमारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का भी होगा। कि उसका भी मकसद क्या होगा कि वो अगर मुल्क से बाहर जा रहा है तो वो क्या करेगा कि अपने इस जो गोल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अचीव करेगा, कि वो अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को, तो उसका मेन मकसद क्या होगा कि वो इन तमाम चीजों को अपने साथ लेकर जाएगा। ठीक है, कि वो इन चीजों पे नजर रखेगा कि उनकी तमाम एक्टिविटीज जो है प्रॉपरली परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं हो रही। ओके सो क्या काम ने हमने कहा कि वो जो है क्या करेगा, अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, और इसको वो जो है अपने गोल्स में रखेगा। इसके ओके सो हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन का या जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेन गोल हमारा क्या होता है, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। और इसके अकॉर्डिंगली हमारे जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मकसद क्या होना चाहिए या उनका फोकस क्या होना चाहिए, कि वो जो है क्या करें कि अपनी फॉरेन सब्सिडरीज को फुली ओन करें। फुली सब्सिडरीज को ओन करने से मुराद हमारा क्या है कि अपने उनके जितने भी वहां पे ब्रांचेस हों उनको वो खुद देखें, उनको वो खुद ऑपरेट करें, ताकि ये चीज जो है एक ट्रैक के साथ चलती रहे। और वो सारे के सारे काम जो है एक साथ परफॉर्म करने के लिए किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके फाइनेंशियल मैनेजर की होगी। कि फाइनेंशियल मैनेजर इस चीज को एश्योर करे कि ये जो सारे के सारे इनके जो है सब्सिडरीज हैं, इन सब का जो है क्या होना चाहिए, काम एक गोल होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। और वो मकसद उसका क्या होगा कि अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को हमने इंक्रीज करना है, चाहे वो जो है मुल्क के अंदर काम कर रही है या मुल्क से बाहर काम कर रही है। वो अपने इस गोल को चेंज नहीं करेंगे, वो इसी मकसद के साथ थ्रू आउट जो है वो काम करेंगे, ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेहतर से बेहतर हो सके। और जाहिर सी बात है कि जब आपके जो है ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर तरीके से काम करेंगी तो उसका फायदा किसको पहुंचेगा, अल्टीमेटली आपके जो है शेयर होल्डर्स को भी पहुंचेगा और एम्प्लॉयज को भी पहुंचेगा। क्योंकि एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, वहां से अर्न कर रहे हैं। तो जब वहां से वो अर्न कर रहे हैं तो वो जो है क्या करेंगे कि उसके लिए एफर्ट्स करेंगे, उसको जो है बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तमाम एक्टिविटीज जो है प्रॉपरली मैनेज हो सके। लेकिन जब हम ये एक्टिविटीज मैनेज करते हैं तो हमें कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स विद एमएनसी गोल्स। वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, वो हमारे पास जो है बेसिकली कहलाता है एजेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, कि एजेंसी प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ता है इस किस्म की सिचुएशन में। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है आपका, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट या जो है हम कहते हैं कि व्हेन अ कॉर्पोरेशन शेयर होल्डर डिफर फ्रॉम इट्स मैनेजर्स। ठीक है, कि उनके जो है जब आपकी कॉर्पोरेशन का जो है शेयर होल्डर कोई और हो और मैनेजर कोई और हो, डिफर फ्रॉम इट्स मैनेजर्स, तो ये मसला बनता है। कैसे मसला बनता है कि लेट से मेरा बिजनेस है और इसको चलाने वाला जो है कोई और बंदा है जिसको मैंने हायर किया है कि वो मेरा बिजनेस चला कर दे, तो वो क्यों मेरे लिए काम करेगा 100%।
वो क्यों मेरे फायदे का सोचेगा? वो तो हमेशा अपने फायदे के बारे में ही बात करेगा। और मैनेजर्स क्या करते हैं, हम कहते हैं कि दीज आर एजेंट्स, कि वो तो आपके लिए एजेंट है जो आपके लिए काम करेंगे। लेकिन वो लोग जो है ये चीज फॉरगेट करके इस चीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं कि हम जो है अपने फायदे का सोचें। मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने लिए जो है बेनिफिट्स का सोचते हैं। वो अपनी एम्पायर बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्पायर बिल्डिंग करते हैं ये लोग। एम्पायर बिल्डिंग से क्या मुराद है कि जब आपके जो है कंपनी के प्रॉफिट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसको कहता है कि जी हम जो है क्या कर रहे हैं, कंपनी की बेहतरी के लिए हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं, हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो पिछला प्लांट था वो जो है अच्छा परफॉर्म करे, अब हम सोच रहे हैं कि दूसरे इलाके में चले जाएं, वहां पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लें। तो वो क्या करते हैं कि इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और जब इस किस्म की सोच वो अपनाना शुरू कर दें, तो इसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। कि ये दोनों जो है शेयर होल्डर्स किसके पीछे भाग रहा होता है, वो अपने डिविडेंड के लिए बैठा हुआ है, और ये बंदा अपने फायदे के बारे में सोच रहा है कि ये अपने एम्पायर बनाए, या जो है वो अपने बेनिफिट्स हासिल करे, हाई हाई सैलरीज खुद को चार्ज करे। तो इसकी वजह से दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, और कंपनी का जो गोल है कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, वो चेंज हो जाता है, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये मसला जो है क्यों फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कहता है कि एजेंसी कॉस्ट आर नॉर्मली लार्जर फॉर एमएनसीज देन फॉर प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स, बिकॉज वी नो दैट कि these business are operating in different areas. If they are operating in different areas, there will be different managers to operate the organizations. So everyone will focus on their own goals. तो जिसकी वजह हम एक ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वहां पे क्यों कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, या एजेंसी कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है। एजेंसी कॉस्ट आर हायर ड्यू टू number one, what will be the reason? कि the difficulty monitoring difficulty in monitoring distant managers. Number second, different cultures. Number third, sheer size of larger MNC. Number fourth, tendency to downplay short-term effects. ये चार हमारे पास जो है मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारी एजेंसी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। पांचवा आपके पास एक और इन्होंने कहा हुआ है, कहता है कि आपके पास जो पांचवी वजह बनती है वो मैनेजर्स की वजह से है, कि वो जो है क्या करते हैं कि आपके जो सब्सिडरी के मैनेजर्स हैं वो अपने ब्रांच सब्सिडरीज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पहली बात हमने क्या कहा कि द डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग डिस्टिंक्ट मैनेजर्स, कि डिस्टेंट मैनेजर से मुराद कि अगर आपकी जो है एक कंपनी यहाँ पे बैठी हुई है तो उसकी एक ब्रांच यहाँ पे है, आपकी एक ब्रांच यहाँ पे है ए कंट्री में है, दूसरा बी कंट्री में है, तीसरा सी कंट्री में जो है वो बैठा हुआ है अपनी ब्रांच ओपन करके, तो इनके दरमियान बड़ा गैप चल रहा है, इनके आपस में बहुत ज्यादा मार्जिन चल रहा है। इसकी वजह से हमने क्या कहा कि ये जो सेंट्रलाइज बंदे बैठे हुए हैं ये इन पे नजर नहीं रख पाते कि वो ये कहे कि जी मैं सब पे नजर रख सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मल्टीनेशनल्स। और इसलिए हमने कहा कि शेयर साइज कि हमारे जो है लार्ज एमएनसीज अगर उससे बड़ी हैं, अगर वो जो है डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपेंडेड है, जैसे आपकी यूनिलीवर्स हो गई है, ठीक है, तो अब यूनिलीवर जैसे जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कौन देखेगा,
वो अपने तमाम जो है सब्सिडीज को जो है कैसे देखेगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वो जो है उस चीज को मॉनिटर नहीं कर पाते, और जब वो मॉनिटर नहीं कर पाते तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं कि वो वहां पे बैठ के मैनेजर अपना काम कर रहा है, वो अपने फायदे को देखना शुरू कर देगा, वो अपने फायदे के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अब वो उसको कंपनी को पता लगते लगते जो है टाइम लगेगा कि वो इस चीज को रियलाइज करे कि ये बंदा किस मकसद के साथ लगा हुआ है, क्या प्लान्स है इसके, क्या इंटेंशंस है। सेकेंड हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज कल्चर। कल्चर में बड़ा फर्क हो जाता है। ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, एनवायरमेंट, उनके मेथड्स, इनों में फर्क पड़ जाता है। वहां का मैनेजर एक और अप्रोच के साथ चल रहा होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का अपना तरीकेकार होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे पाकिस्तान का मैनेजर काम कर रहा है तो जो है इंडिया का मैनेजर भी वही सोचेगा, यूएस का मैनेजर भी वही सोचेगा। सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं, सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, सबके अपने कम्युनिकेट करने का अपना तरीकेकार होता है। तो वो चीज आपके लिए एक प्रॉब्लम बनाती है। फिर आपके पास हमने कहा कि टेंडेंसी टू डाउन प्ले शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, कि आपके पास जो शॉर्ट टर्म पे इफेक्ट्स आते हैं वो मैटर करते हैं कि आप जो है किस तरीके से अपने जो है शॉर्ट टर्म, हमने जो कहा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, आप जो है अपने शॉर्ट टर्म के लिए जो है प्लानिंग कैसे करते हो, आप जो है कैसे फोकस करते हो अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए। क्योंकि हमारे जो लॉन्ग टर्म जो प्लान्स हैं वो तो सही है, हम कह देते हैं कि जो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर लोगे 4-5 साल होता है, लेकिन जो आपके पास शॉर्ट टर्म में होते हैं वो क्या होगा, वहां पे जो है आपके मैनेजर्स क्या करते हैं, उस पर फोकस नहीं करते। और लास्ट में हमने क्या कहा कि सब्सिडरी मैनेजर्स, कि वो क्या कर देते हैं कि वो जो है डिसीजन मेकिंग जो कर रहे होते हैं वो शेयर होल्डर वैल्यूज से हट के अपने ऊपर सब्सिडी के ऊपर फोकस शुरू कर देते हैं। वो जो है दूसरे सब्सिडी को इग्नोर कर देते हैं कि वो कहते हैं सब्सिडीज अपना काम करें, मैंने अपनी इस ब्रांच के ऊपर फोकस करना है। सब्सिडीज जो है वो अपनी मनमानी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन आपके पास जो है अराइज होती है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहां पे अपनी एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता और वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। और इस एजेंसी प्रॉब्लम को ओवरकम करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जो है प्रॉपर तरीके से फिर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसको एक तरीके कार तो हमारे पास ये हो सकता है कि आप क्या कर लो, एक अपना सेंट्रलाइज सिस्टम बना लो, सब उसके साथ कनेक्ट हो जाएं और वो उसके थ्रू तमाम के तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म